गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं होम साइंस के 5th चैप्टर पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर आज हम पढ़ेंगे अग्नाशय या क्लोम के बारे में। अग्नाशय जिसको हम क्लोम के नाम से भी जानते हैं। अग्नाशय अगर देखा जाए तो पाचन प्रणाली का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा या मुख्य ग्रंथि जो होती है वो हमारे शरीर में जो है वो अग्नाशय ग्रंथि है। अब अग्नाशय ग्रंथि अपना किस रूप में कार्य करती है, कैसे आकार की होती है और क्या पाचन तंत्र में अपना योगदान दे रही है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अग्नाशय ग्रंथि पाचन प्रणाली का एक मुख्य ग्रंथि होती है, यानी कि जो अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय जो है इससे एक प्रकार का स्राव निकलता है। ये जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि का मुख्य जो योगदान रहता है वो होता है पाचन क्रिया में अपना भाग देती है। यह पिस्तौल के आकार की होती है, यानी कि इसका जो आकार है वो होता है पिस्तौल के समान, जो इसका आकार लिए हुए ये रहती है, जो पक्वाशय की भुजाओं के पास तथा आमाशय के पीछे उदर की दीवार पर लगा रहता है। यानी कि हमने पढ़ा था जो हमारा आमाशय है, आमाशय की पीछे की और उदर की दीवारों पर, यानी कि आमाशय के पीछे की तरफ ये जो हमारा पेट वाला जो हिस्सा होता है, उदर वाला जो हिस्सा है, उसके स्थान पीछे की ओर ये लगी हुई रहती है। पक्वाशय से प्लीहा तक क्षैतिज धरातल में फैला रहता है, यानी कि जो पक्वाशय से ये प्लीहा तक क्षैतिज, यानी कि आड़ी जो हम कहें आड़ी रेखा के रूप में या क्षैतिज रेखा के रूप में ये अपने फैली हुई रहती हैं। अग्नाशय कोशिकाओं के अनेक पिंडकों का बना होता है, यानी कि जो अग्नाशय ग्रंथि हैं ये बहुत सारे जब पिंडक आपस में मिलते हैं, यानी कि जो पिंडकों का समूह जब आपस में मिलता है तो ये जो कोशिका, यानी कि कोशिका के जो पिंडक, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं के जो समूह आपस में मिलते हैं तो अग्नाशय ग्रंथि का निर्माण होता है। अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का जो नाम है वो है अग्नाशय रस। अग्नाशय एक प्रकार की ग्रंथि है जिससे हमेशा एक तरह का तरल पदार्थ कहे या जो स्राव कहे वो निकलता रहता है, और उसी तरल पदार्थ के माध्यम से जो होती है अग्नाशय ग्रंथि हमेशा थोड़ा सा नरम, यानी कि नम बनी हुई रहती है और पाचन कार्य में अपना योगदान देती है। अब जो इससे रस निकलता है उसको कहा जाता है अग्नाशय रस या फिर अग्नाशय स्राव भी हम कह सकते हैं। ये एक तरह का हार्मोन रहता है। और जो अग्नाशय ग्रंथि है, यानी कि जो कोशिका के पिंडकों का समूह है, उनको हम अलग एक और नाम से भी पुकार सकते हैं, यानी कि इनको एसिनी भी कहा जा सकता है। इसको एसिनी भी कह सकते हैं। इनसे कई पतली वाहिनियां निकलती हैं जो आपस में मिलकर अग्नाशय नलिका बनाती हैं, यानी कि एसिनी जो होती हैं उसमें बहुत सारी नलिका निकलती हैं। नलिकाएं आपस में जब निकल के आगे की ओर जाती हैं तो ये सारी नलिकाएं मिलकर एक अग्नाशय नलिका का निर्माण करती है। नलिका समूह जो होते हैं, बहुत सारी नलिका या वाहिका कहे, मिलकर अग्नाशय नलिका का निर्माण करती हैं। या अगर हम जैसे अपने सरल शब्दों में कह दें कि अग्नाशय की जो बहुत सारी कोशिका के पिंडकों का जो समूह है एसिनी से बहुत सारी वाहिनियां या नलिका निकलती हैं। ये नलिकाओं का जो समूह होता है उसको हम अग्नाशय नलिका भी कह सकते हैं। ये नलिका पक्वाशय में आकर खुलती है, यानी कि जो अग्नाशय नली है ये पक्वाशय के अंदर जाकर खुलती है, पक्वाशय के अंदर खुलती है। अग्नाशय की कोशिकाएं अग्नाशय रस का निर्माण करती है, यानी कि अग्नाशय की जो कोशिकाओं से निकलने वाले हार्मोन कहे चाहे स्राव कहे, उस स्राव का नाम है अग्नाशय रस, जिसको ये अपने कार्य करने में अपना जो योगदान रहती है उसमें देता है। अग्नाशय पिंडकों में विशिष्ट कोशिकाओं का समूह होता है, यानी कि जो अग्नाशय के अंदर जो पिंडक होते हैं ये विशिष्ट कोशिकाओं का समूह है, यानी कि एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वो मिलकर अग्नाशय ग्रंथि का निर्माण करती हैं, जिसे लैंगरहैंस द्वीपिकाएं भी कहते हैं। यानी कि जो विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं हैं इनको हम लैंगरहैंस द्वीपिका भी कह सकते हैं। लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। ये कोशिकाएं इंसुलिन तथा ग्लूकागोन नामक हार्मोन्स का स्राव करती हैं, यानी कि जो अग्नाशय कोशिका है
उसमें अग्नाशय रस कहा जाए या इंसुलिन हार्मोन कहा जाए, दोनों एक ही हैं। इनसे जो निकलने वाला हार्मोन है उसको इंसुलिन भी कह सकते हैं, यानी कि इंसुलिन हार्मोन का ये स्राव करती हैं। अब जो इंसुलिन हार्मोन है ये डायबिटीज़ के नियंत्रण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो कहा जाता है कि इस व्यक्ति को डायबिटीज़ है। फिर आते हैं, अब हम क्लोम रस के बारे में पढ़ेंगे। क्लोम रस यह रंगहीन होता है। रंगहीन यानी कि जिसका कोई भी रंग ना हो, यानी कि कोई भी रंग लिए हुए नहीं है। ये श्वेत प्रकार का होता है। पारदर्शी होता है, रंगहीन के साथ में पारदर्शी है। पारदर्शी यानी कि जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। तथा क्षारीय द्रव है, यानी कि जो क्लोम रस की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय, यानी कि ये क्षारीय प्रकृति का रस है। जैसे प्रकृति भी दो तरह की होती है, एक होती है अम्लीय और एक होती है क्षारीय। जो क्षारीय रहती है उसका मतलब होता है कि थोड़ा कड़वापन लिए हुए रहती हैं, और जो अम्लीय रहती हैं उसका मतलब है कि वो थोड़ा खट्टापन लिए हुए रहती हैं। इसमें जल जो होता है क्लोम रस के अंदर, उसकी मात्रा रहती है, क्लोम रस के अंदर जल की मात्रा 97.6%। उसके बाद में क्लोम रस के अंदर जो दूसरा तत्व पाया जाता है वो है खनिज लवण, यानी कि बहुत तरह के खनिज लवण इसमें पाए जाते हैं, जिनकी कुल मात्रा होती है 0.6% के करीब। उसके अलावा इसके अंदर कुछ कार्बनिक लवण पाए जाते हैं जिनकी मात्रा रहती है 1.6%, यानी कि इनमें जो 3 तत्वों से मिलकर क्लोम रस बनते हैं, जल, खनिज लवण और कार्बनिक लवण। अब जो जल है उनकी मात्रा 97.6% है, खनिज लवण 0.6% और कार्बनिक लवण जो होते हैं 1.6%, यानी कि टोटल जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तब क्लोम रस का निर्माण होता है। इसमें एमाइलेप्सिन तथा लाइपेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एमाइलेप्सिन, लाइपेज और ट्रिप्सिन तत्व भी पाए जाते हैं जो प्रोटीन, वसा तथा कार्बोज पर क्रिया करते हैं, यानी कि जो एमाइलेज है, एमाइलेप्सिन है, लाइपेज है और ट्रिप्सिन है, ये सभी प्रोटीन, कार्बोज और वसा पर अपना कार्य करते हैं, पर क्रिया करते हैं और उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे तत्वों में या अणुओं के रूप में ये विभक्त कर देते हैं, यानी कि उनका विखंडन कर देते हैं। तो ये है क्लोम रस। क्लोम रस में जैसे कि हमने पढ़ा कि 3 तत्वों से मिलकर बना है। उसके बाद में जो इन तीनों तत्वों के अलावा एमाइलेप्सिन, लाइपेज और ट्रिप्सिन पाया जाता है जो कि कार्बोज वसा प्रोटीन को विखंडन करने का कार्य करते हैं। अब हम पढ़ेंगे यकृत। यकृत हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक मुख्य ग्रंथि है। यकृत को जैसे कि हम हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका आकार हमारे शरीर में सबसे बड़ा होता है। अगला जो है हमारा है यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर कहें वो यकृत है। यह उदर के दाहिनी ओर तथा डायफ्राम के ठीक पीछे पसलियों की ओर स्थित होती है, यानी कि जो यकृत है हमारे शरीर में, जो डायफ्राम है यानी कि जो फेफड़े वाली जो संरचना पाई जाती है, फेफड़े के नीचे डायफ्राम पाया जाता है। अब डायफ्राम के ठीक पीछे की ओर, यानी कि डायफ्राम के पीछे की ओर हमारी जो पसलियाँ रहती हैं, यानी कि हमने देखा है कि पसलियों का जो जाल है वो इस तरीके से हमारे शरीर में रहता है। इसी के पीछे अगर देखा जाए तो हमारे फेफड़े रहते हैं। तो इन पसलियों के नीचे एक डायफ्राम पाया जाता है जो श्वसन क्रिया में अपना योगदान देता है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार जब डायफ्राम ऊपर नीचे होता है तो उसके पीछे की ओर यकृत पाया जाता है, और इस यकृत जो होता है ये हमारे शरीर की जैसे सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में, और यकृत जो है डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। अब डायफ्राम के नीचे ठीक पीछे की ओर ये रहता है, और यकृत का जो कार्य होता है, जैसे कि अगर देखा जाए तो यकृत हमारे शरीर में ऊर्जा देने के लिए काफ़ी जो कार्य करता है अपना। कई बार जैसे हमने भोजन किया, भोजन में कुछ तत्वों की अधिकता हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उन तत्वों को ग्लूकोज में बदल कर, यानी कि ग्लूकोज के अंदर बदल के हमारे शरीर में यकृत में ले जाकर जमा कर दिया जाता है।
यकृत का रंग भूरा होता है, यानी कि चॉकलेटी लाल रंग लिए हुए होता है, थोड़ा भूरापन लिए हुए ये लाल रंग का होता है, या चॉकलेटी रंग भी हम इसको कह सकते हैं। इसका अधिकांश भाग दाई तथा थोड़ा भाग आमाशय के बाईं ओर अवस्थित होता है, यानी कि जो ज़्यादातर जो अगर यकृत की स्थिति देखी जाए तो हमारे आमाशय के दाईं ओर इसका भाग अधिक रहता है, और जो आमाशय के बाएं भाग में यकृत का कुछ हिस्सा रहता है। इसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं, दायां भाग और बायां भाग। दायां भाग बाएं भाग की अपेक्षाकृत 5 गुना भारी होता है, यानी कि यकृत भी जो है, यकृत दो हिस्सों में बटा है, दायां व बायां भाग, दो भागों में बटा है। अब जो इसमें दायां भाग है वो भारी रहता है बाएं भाग की अपेक्षा, यानी कि बायां भाग थोड़ा हल्का रहता है। इसका वज़न एक स्वस्थ नौजवान व्यक्ति में 1.5 kg होता है, यानी कि अगर सामान्य तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर यकृत का वज़न देखा जाए तो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर यकृत का वज़न के अंदर इसका वज़न 1.5 kg, यानी कि 1.5 किलो के करीब इसका वज़न, जैसे कि 1.5 kg इसका जो वज़न है वो रहता है। उदर के दाहिनी भाग में दाहिना खंड पक्वाशय तथा दाहिने वृक्क तक पहुंच जाता है, यानी कि जो यकृत का दायां भाग है वो पक्वाशय के दाईं ओर पाया जाता है, दाईं ओर रहता है इसका एक दायां भाग, और दूसरा इसका जो एक भाग रहता है वो वृक्क की ओर थोड़ा रहता है, यानी कि किडनी की ओर, हमारी जो दाई किडनी है उसकी तरफ रहता है। इसी के दाहिने भाग से लगा हुआ एक अंडाकार रूपी थैली रहती है, यानी कि यकृत के जो दाहिने भाग से पक्वाशय जो है वो जुड़ा रहता है, यानी कि इसको अंडाकार थैली के रूप में भी जाना जा सकता है। ये अंडाकार थैली यानी कि पक्वाशय जो यकृत के दाएं भाग की ओर थोड़ा रहता है। यकृत पिंडकों का बना हुआ है, इन पिंडकों को ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, यानी कि यकृत जो है पिंडकों का समूह है, यानी कि पिंडकों के मिलने से बना है, जिनको कि हम ग्लिसन्स के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि ग्लिसन्स कैप्सूल भी इसको कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया यानी कि इसको ग्लिसन्स के नाम से भी इसको जानते हैं। यह पिंडक यकृत कोशिकाओं के बने होते हैं, यानी कि ये जो पिंडक है यकृत की कोशिकाओं के ही बने रहते हैं। इसी में यकृत धमनी तथा यकृत निर्वाहिका शिरा की शाखाएं फैली रहती हैं, यानी कि ये जो हैं पिंडक हैं इनके अंदर यकृत निर्वाहिका शिरा पाई जाती है, जिन्हें आंतरपिंडकीय धमनिकाएं तथा शिरिकाएं भी कहते हैं। ये घने जाल के रूप में समस्त यकृत में फैली रहती है, यानी कि यकृत के अंदर शिराओं और धमनिकाओं का एक जाल फैला हुआ रहता है। ये जाल अंतःपिंडकीय शिराका में खुलते हैं, यानी कि जो संपूर्ण जो जाल है यकृत के अंदर शिरा और धमनियों का, वो शिरिकाओं के अंदर खुलता है, जो यकृत से बाहर आकर पश्चिम महाशिरा में खुल जाती है, यानी कि जो ये शिरिकाएँ हैं वापस यकृत से बाहर की ओर आकर पश्चिम महाशिरा जो रहती हैं उनके अंदर आकर खुलती हैं। यकृत कोशिकाओं में पीत कोशिकाएं फैली रहती हैं। यकृत के अंदर पीत नामक तत्व का निर्माण होता है, यानी कि इसके अंदर पीत कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो पिंडकों से निकलकर अंतरापिंडकीय पीत वाहिकाओं में खुलती है, यानी कि जब इन ये जो पिंडक हैं इन पिंडकों से निकलने के पश्चात ही अंतरापिंडकीयों के रूप में वाहिकाओं के रूप में ये पाई जाती है या खुलती हैं। ये वाहिकाएं ही आपस में मिलकर पीत वाहिनियां बनाती हैं, यानी कि जब अंतरापिंडकीय वाहिनियां जब पीत वाहिनियां मिलती हैं तो एक महत्वपूर्ण वाहिनी यानी कि पीत वाहिनी का निर्माण करती हैं, और जो ये पीत वाहिनी होती हैं वो हमारे पित्ताशय की वाहिनी से जुड़ी हुई रहती हैं। अब हम पढ़ेंगे यकृत के कार्य। यकृत का जो प्रमुख कार्य है वो होता है कार्बोज का चयापचय करना, यानी कि कार्बोज के चयापचय में यकृत अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।
यह मोनोसैकेराइड को ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया के दौरान ग्लूकोज में बदल देता है, यानी कि यकृत के जो प्रमुख कार्य हैं वो है कार्बोज का चयापचय, अब कार्बोज में जो तत्व पाया जाता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इसका जो महत्वपूर्ण तत्व है वो रहता है मोनोसैकेराइड, यानी कि यकृत जब अपना कार्य करता है तो मोनोसैकेराइड को चयापचय के दौरान ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया करता है, यानी कि मोनोसैकेराइड को पचाने के लिए ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया के दौरान उसको ग्लूकोज में बदल देता है, यानी कि मोनोसैकेराइड को पचाकर उसको ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। यह दुग्धाम्ल पायरुविक अम्ल में और ग्लिसरॉल, ग्लूकोज तथा ग्लाइकोजन में बदल दिए जाते हैं, यानी कि दुग्ध अम्ल जो है पायरुविक अम्ल, दुग्धाम्ल यानी कि दुग्ध अम्ल जो है पायरुविक अम्ल, दुग्ध के यानी कि दूध में पाया जाने वाला जो अम्ल रहता है उसका नाम होता है पायरुविक अम्ल। ये उस पायरुविक अम्ल में और ग्लिसरॉल में जैसे कि ग्लूकोज के रूप में ग्लाइकोजन में बदल देता है, और जो ग्लिसरॉल है पायरुविक अम्ल और ग्लिसरॉल को बाद में डाइजेशन के पश्चात ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के में बदल देते हैं। ग्लाइकोजन का संग्रह भी यकृत के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि जब मोनोसैकेराइड को पचाया गया तो ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया की गई, उसके दौरान ग्लूकोज का निर्माण हुआ और जो दुग्ध अम्ल यानी कि दूध के अंदर अगर देखा जाए तो पायरुविक अम्ल पाया जाता है, उसी पायरुविक अम्ल और ग्लिसरॉल के डाइजेशन के पश्चात ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, और ये जो ग्लाइकोजन बनता है उसका जमाव जो है वो हमारे यकृत के अंदर किया जाता है, यानी कि ग्लाइकोजन का जो जमाव है वो यकृत के अंदर ही होता है। यानी कि ऐसा कहा जाए कि अतिरिक्त मात्रा में जब ग्लाइकोजन बनता है तो उसको हमारे शरीर के अंदर यकृत में जमा किया जाता है, और जैसे कि कई बार भूखे रहने की स्थिति में या खाना समय पर नहीं खाने की स्थिति में जो हमारे एनर्जी की आवश्यकता होती है वो यकृत के अंदर जमा ग्लाइकोजन से ही हमको मिलती है। ये जो ग्लाइकोजन है पुनः ग्लूकोज में बदलता है और हमारे शरीर को कार्य करने के लिए वापस ऊर्जा को प्रदान करता है। यह प्रोटीन का चयापचय भी करता है। अब जो दूसरा इसका जो कार्य है यकृत का है वो दूसरा कार्य है प्रोटीन का चयापचय करना। यह डीएमिनेशन की क्रिया के द्वारा पायरुविक अम्ल को अमोनिया में विघटित कर देता है, यानी कि जो प्रोटीन का चयापचय की क्रिया आती है, यानी कि जब प्रोटीन का चयापचय किया जाता है तो डीएमिनेशन की जो क्रिया है, तो डीएमिनेशन की क्रिया के दौरान यानी कि डीएमिनेशन की क्रिया हो रही है, चयापचय के प्रोटीन का जब चयापचय किया जाता है तो उसको पायरुविक अम्ल के अंदर बदल दिया जाता है, पायरुविक अम्ल, जिससे कि अमोनिया गैस का निर्माण होता है। अमोनिया गैस, यह अमोनिया गैस जो है विषैली होती है। अमोनिया गैस को विषैली गैस के नाम पर भी जाना जाता है। विषैली गैस हम इसको कह सकते हैं। विषैली यानी कि जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक होती है, यानी कि हानिकारक गैस इसको कह सकते हैं, जिसे यकृत की कोशिकाएं शीघ्र ही कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके यूरिया में बदल देती हैं। यानी कि जो अब हमारे शरीर में यकृत में प्रोटीन के चयापचय के दौरान अमोनिया गैस का निर्माण हुआ, उस अमोनिया गैस को वापस हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर जैसे उस अमोनिया गैस को बाहर नहीं निकाला जाएगा तो विषाक्तता बढ़ जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु होना संभव है। तो अब जो ये अमोनिया गैस का निर्माण हुआ, उस अमोनिया गैस के निर्माण के पश्चात
उसको वापस यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया में बदलने के पश्चात हमारे शरीर से उसको वापस बाहर निकाल देते हैं। अब यूरिया को बनने के बाद में क्या किया जाता है, वृक्क के द्वारा उसका छनन किया जाता है। अब यूरिया को कहे यानी कि मूत्र के रूप में भी जान सकते हैं। यह यूरिया वृक्क के अंदर, वृक्क का कार्य होता है मूत्र छनन का कार्य, यानी कि ये वृक्क जो है यानी कि किडनी जिसको कहे, वो हमारे शरीर में मूत्र छनन का कार्य करती हैं। तो जब यूरिया यानी कि मूत्र का निर्माण अमोनिया गैस को यूरिया में बदलते हैं तो वृक्क के अंदर भेजा जाता है, जहाँ पे उसको छानने की प्रक्रिया की जाती है और छानने के पश्चात उसको यूरिया को मूत्र मार्ग में छोड़ दिया जाता है और मूत्राशय के माध्यम से उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर जो इसका तीसरा कार्य है वो है अमीनो अम्लों का संश्लेषण भी यकृत में होता है, यानी कि जो विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्ल हैं जिनकी हमारे शरीर में हमेशा आवश्यकता रहती है, उनका संश्लेषण हमारे यकृत के अंदर ही किया जाता है। यकृत वसा का संश्लेषण भी करता है तथा वसा का संग्रह भी करता है, यानी कि वसा का संश्लेषण करने के पश्चात यकृत उसको हमारे शरीर के अंदर ही यानी कि वसा के रूप में जमा कर देता है। वसा का बीटा ऑक्सीकरण की क्रिया भी यकृत में ही होती है, यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन यानी कि वसा को ऑक्सीडाइज किया जाता है, वो भी हमारे यकृत के अंदर ही किया जाता है। यकृत कीटोन का निर्माण करता है, यानी कि यकृत के अंदर कीटोन जो निर्माण किया जाता है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है। और जैसे कि ये एंटीबॉडीज़ जैसे कि हिपेरिन है और एंटीटॉक्सिन का निर्माण किया जाता है, जो कि क्या करते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि कोई सूक्ष्म जीव है या कोई वायरस है, बैक्टीरिया है या कोई जीवाणु जैसा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं तो उन विषैले पदार्थों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जिससे कई बार विषैले पदार्थ हैं प्रूसिक अम्ल को सामान्य पोटेशियम सल्फोसाइनाइड में बदलकर निष्क्रिय कर दिया जाता है, यानी कि जो कि विषैले पदार्थ हमारे शरीर के अंदर बनने लगते हैं उनको वापस निष्क्रिय करने की क्रिया भी हमारे शरीर में यकृत के माध्यम से ही की जाती है, यानी कि यकृत जो है वो हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है और उनकी क्रियाविधि को रोक देता है। लोहे, तांबे आदि के कणों का संग्रह यकृत कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो लोहा तांबा कहा जाए या जो खनिज लवणों का जो संग्रह है वो हमारे शरीर में यकृत के अंदर ही किया जाता है, यानी कि खनिज तत्वों का संग्रह भी हम इसको कह सकते हैं। यह प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण एवं संचय करके रखता है। प्लाज्मा हमने पढ़ा था कि प्रोटीन में पाया जाने वाला रक्त के अंदर पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है जो कि रक्त में रक्त की तरलता को बनाए रखता है और साथ ही साथ रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया में अपना पूरा योगदान देता है। अब रक्त के अंदर जो प्लाज्मा है वो प्रोथ्रोम्बिन की प्रक्रिया के पश्चात थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन में बदलता है और इस संपूर्ण प्रक्रिया का जो योगदान है वो यकृत के माध्यम से ही किया जाता है, यानी कि इन तत्वों को वापस यकृत के अंदर संचय करके भी रखा जा सकता है। संचय करना यानी कि जमा करके उसको हमारे यकृत के अंदर रखा जाता है। यह विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का स्त्राव करता है जो भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायक है। यकृत का जो अलग और कार्य है, यकृत विभिन्न एंजाइमों का निर्माण करता है या स्त्राव करता है। एंजाइम जो ऐसा एंजाइम जैसे कि जो पाचन क्रिया में अपना योगदान देते हैं, पाचन क्रिया में योगदान देने वाले जो तत्व हैं वो होते हैं, एंजाइम होते हैं अग्नाशय रस, अग्नाशय रस जिसको कहा जाता है, जो कि अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन है, तो उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जठर रस वगैरह हैं, उन जठर रस के निर्माण में भी ये अपना अपना पूरा का पूरा योगदान देते हैं। यह विटामिन ए का संश्लेषण कैरोटीन द्वारा करता है। विटामिन ए को कैरोटीन के माध्यम से हमारे शरीर में संश्लेषित करते हैं और विटामिन B12, B6, के और विटामिन डी तथा फॉलिक अम्ल का संग्रह भी हमारे शरीर के अंदर करते हैं। विटामिन बहुत तरह के होते हैं, विटामिन बी है, विटामिन 6 है, विटामिन B12 है और उसके अलावा विटामिन के है, विटामिन डी है। तो इन सभी का संश्लेषण जो है वो भी हमारे शरीर में यकृत के माध्यम से ही किया जाता है।
यह पीत का निर्माण एवं स्त्राव करते हैं, यानी कि यकृत से पीत का निर्माण किया जाता है, साथ ही साथ उसको हमारे शरीर में के माध्यम से, यानी कि पीत तत्व जो होता है उसको शरीर से वापस बाहर भी निकाल दिया जाता है। अधिक मात्रा में पीत का निर्माण अगर देखा जाए तो जैसे कि भूखे रहने की स्थिति में होते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में पीत का निर्माण होता है। भ्रूणावस्था में यकृत द्वारा ही लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगर जैसे भ्रूणावस्था कहा जाए, यानी कि माँ के शरीर के अंदर जब शिशु का पूरा निर्माण हो जाता है, यानी कि वो एक बच्चे का रूप ले लेता है, यानी कि जो जन्म के लिए तैयार है वो बच्चा, तो वो अवस्था जो रहती है भ्रूणावस्था, यानी कि जब एक बच्चा पूरा सर से लेके पैर तक उसका पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है, यानी कि शरीर का पूरा निर्माण हो चुका होता है, तो ऐसी स्थिति में उस भ्रूणावस्था में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसका निर्माण बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। वो भी कार्य जो है यकृत के माध्यम से ही किया जाता है। यह आंत में जैसे कि कई उपस्थित कई तत्व हैं, जैसे कि हानिकारक जो जीवाणु हैं उनका विनाश करने का कार्य भी यकृत करता है। तो इसको हानिकारक जीवाणुओं का विनाश करने के कार्य जो यकृत अपना पूर्ण रूप से संभव करता है। यह वसा का भंडारण करके रखता है, यानी कि जो यकृत का प्रमुख कार्य रहता है कि अतिरिक्त जो वसा हमारे शरीर में निर्माण होती है उसको ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और आवश्यकता पड़ने पर जैसे कि व्रत उपवास की स्थिति में या लंबे समय से भोजन न ले पाने के कारण जब हम पोषक तत्वों को भोजन में नहीं ले पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो यकृत में जमा वसा के माध्यम से ही हमको मिलती है। उसके अलावा यकृत का जो अंतिम कार्य है वो है हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, उनका निर्माण करना। एंटीबॉडीज़ का मतलब होता है विभिन्न रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा जो है वो उत्पन्न करना। ये एंटीबॉडीज़ यकृत में ही बनते हैं। ये हमारा टॉपिक आज यकृत के कार्य पूरा हुआ। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।